इलस्ट्रेशन 38 पढ़ते हैं जी। मिस्टर प्रवीण एंगेज इन द रिटेल ट्रेड रिपोर्ट्स अ टर्नओवर ऑफ 1,58,50,000। काम क्या है इनका? रिटेल ट्रेड। एलिजिबल है, ठीक है, बिजनेस है और अप्लाइंग हायरिंग का नहीं है, प्रोफेशन भी नहीं है। तो हमने कहा जाओ, कहता जिसमें से 1 करोड़ रुपया तो इनको अकाउंट पे ही चेक से आया है। तो हमने कहा सर 1 करोड़ पे 6%, 58,50,000 पे 8%। हिज इनकम फ्रॉम द सेड बिजनेस, उनके हिसाब से इनकम कितनी है? 6,90,000। और वो कहता है एक ही सोर्स है जी इनका। कहते हैं 4 सवाल हैं जी इनके। नंबर 1, मिस्टर प्रवीण क्या एलिजिबल हैं? तो हमने कहा सर इंडिविजुअल हैं, आ सकते हैं, टर्नओवर भी 2 करोड़ को एक्सीड नहीं करती, तो एलिजिबल तो है। पॉइंट नंबर बी कहता है कि जी डिटरमाइन हिज इनकम फ्रॉम द रिटेल ट्रेड एज पर द एप्लीकेबल प्रिजम्पटिव प्रोविजन। नीचे आते हैं जी पॉइंट नंबर 2 के ऊपर। 1 करोड़ का 6% 6 लाख और 58,50,000 का 8%, तो ये टोटल बना रही 10,68,000। 68,000, ठीक है, कीप इट सिंपल। नहीं ये 68 ही, आई एम श्योर। अंधों में काना राजा। Nobody knows Hindi counting better than me in this class at least. अच्छा है। ये कितना होता है? 89। इट इज 79 होता है 79। देखो इसी में कंफ्यूजन रहती है, मैं सबसे यही पूछता हूँ। आइए जी, थर्ड क्वेश्चन। इन केस मिस्टर प्रवीण डू नॉट ऑफर प्रिजम्पटिव स्कीम, कहते हैं कि जी क्या क्या ऑब्लिगेशन उनके ऊपर आएंगे। ये कितनी बोल रहे थे इनकम? 690। हमने कहा कि सर क्योंकि आप निल स्लैब रेट से ज्यादा बोल रहे हो, ऑडिट भी करवाना पड़ेगा, किताबें भी मेंटेन करनी पड़ेगी, मत आओ 44 AD में। तो वो कहते हैं कि जी अगर आप 44 AD से ऑप्ट आउट करते हैं तो क्योंकि आपकी इनकम 690 है जो कि निल स्लैब रेट से ज्यादा है और इनसे कम है। ये कितनी बोल रहे थे कि आप कितनी इनकम मान लो? 10,68,000। लेकिन क्योंकि आप उतनी नहीं मान रहे हो, कम मान रहे हो और निल स्लैब रेट से ज्यादा मांग रहे हो, अब 44 AB भी लगेगा और AA दोनों आपके ऊपर लगेंगे। किताबें मेंटेन भी करनी पड़ेगी और ऑडिट भी करवाना पड़ेगा। और लास्ट में आते हैं जी, वो कहते हैं कि जी ड्यू डेट इनके लिए क्या रहेगी। अगर ये 44 AD में चले जाते हैं, फिर इन्होंने ऑडिट नहीं करवाना है, तो इनके लिए जो ड्यू डेट है वो 31/7 रहेगी। ये पेंडिंग है जी। मैंने आपको अभी तक 139 सबसेक्शन 1 नहीं पढ़ाया, उसमें बताया गया है कि किस किस को रिटर्न भरनी है और ड्यू डेट्स क्या है। अभी आपको ड्यू डेट्स नहीं पता, तो वो कहता है 31/7 है। बट अगर ये ऑडिट करवा रहे हैं तो ऑडिट के लिए 31 अक्टूबर है, जबकि टैक्स ऑडिट रिपोर्ट 1 महीना पहले भेजनी पड़ेगी और ITR आप 31 अक्टूबर तक भेज सकते हैं। तो ये पेंडिंग है जी पॉइंट नंबर 4। बाकी सब क्वेश्चंस हो गए। एक क्लैरिटी आपको और देना चाहता हूं जी पॉइंट नंबर 3 के ऊपर। आप कहेंगे कि सर मिस्टर प्रवीण कभी 44 AD में गए ही नहीं, कभी नहीं गए, ठीक है, और आज ये इस टर्नओवर पे ये प्रॉफिट दिखाना चाहते हैं, तो इनको 44AA मैंडेटरी और 44AB मैंडेटरी लगेगा या नहीं लगेगा? क्वेश्चन समझ में आया आपको? मैंने तो आपको क्या बोला कि जब ये 44 AD से बाहर आते हैं तो ये कॉन्सिक्वेंसेज हैं आपके, ठीक है। एक है जी कभी गए ही नहीं 44 AD में, कभी नहीं गए, ठीक है, और अब इनके ऊपर 44AA और AB मैंडेटरी लगेगा ही लगेगा, ये कह सकते हैं। इसको ना 44AB को हटाने के लिए भी मैं एक बारी 1 करोड़ भी हटा देता हूं, ताकि आपको ये भी लगे कि इनकी टर्नओवर 1 करोड़ एक्सीड नहीं कर रही है, ठीक है। सो 58,50,000। हाउ मेनी ऑफिस के सर? अब क्योंकि ये ऑप्ट आउट करते हैं तभी ये लगता है, बट क्योंकि ये कभी नहीं गए तो इनके ऊपर AB और AA मैंडेटरी नहीं लगेगा। हाउ मेनी ऑफिस के सर मैंडेटरी लगेगा ही लगेगा? 1 स्टूडेंट ओनली। 44 AD में जाएं या ना जाएं ऐसा कुछ नहीं है, इनके ऊपर मैंडेटरी लगेगा ही लगेगा, इनको ऑडिट करवाना ही पड़ेगा।
किताबों वाली लिमिट तो ये एक्सीड कर ही रहे हैं 25 लाख, ठीक है। तो उसके अंदर मैं चाहे इसको 580 कर देता हूँ, 585 कर देता हूँ, 585 में से लेटेस्ट इन्होंने 3 लाख कमा लिया और ये 44 AD में नहीं जाना चाहते। प्रियांश इज करेक्ट, लगेगा ही लगेगा जी। दो ही चीजें हैं, या फिर तो 44 AD में आ जाओ, नहीं तो फिर ये कॉन्सिक्वेंसेस है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि 44 AD से जब आप बाहर आते हो तभी ये गुस्से में ये आपके ऊपर लगा रहे हैं, जिसकी वजह से जब पहली बार 44 AD आया था ना, आई स्टिल रिमेंबर, जिस ऑडिटोरियम में हम बजट का सेमिनार करने के लिए बैठे हुए थे, तो वहां पे सबने कहा कि जी ये तो हमारी प्रैक्टिस के लिए बड़ी नुकसानदायक प्रोविजन है, ठीक है। सारे लोग 8% का प्रॉफिट दिखाएंगे, उसके ऊपर टैक्स जमा करवाएंगे और फिर ऑडिट करवाना नहीं पड़ेगा, किताबें मेंटेन नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है। बल्कि 44 AD के आने के बाद प्रैक्टिस डबल हो गई। डबल कैसे हो गई? 40 लाख वाला बंदा भी आके ऑडिट करवा रहा है, क्यों? वो 8% प्रॉफिट नहीं दिखाना चाहता, ठीक है। 50 लाख वाला भी, जबकि ऑडिट कितने के बाद शुरू था? 1 करोड़ के ऊपर। 80 लाख वाला भी आके ऑडिट करवा रहा है, कहते सर मेरा तो इतना प्रॉफिट है ही नहीं, मैं कैसे दिखा दूं 8%, ठीक है। और क्योंकि अगर आप 44 AD में नहीं जाते आपको कॉन्सिक्वेंसेस बेयर करने ही पड़ेंगे। मैं फिर से बोल रहा हूं, 2 ही जोन है जी, जो अप टू 2 CR के असेसीज हैं उनके लिए 2 ही जोन है, या फिर तो ऑडिट करवाओ या 44 AD में जाओ, ठीक है। सो अगर आप 44 AD की 8% नहीं दिखाना चाहते तो फिर आपको ऑडिट करवाना ही पड़ेगा, फाइन। तो इसको आप मिस इंटरप्रेट मत करना कि क्योंकि इसने यही लिखा है डज नॉट ऑप्ट फॉर, ये 44 AD में नहीं जाना चाहता, तब भी इसको ये कॉन्सिक्वेंसेस तो बेयर करने ही पड़ेंगे। चलें 39, फाइन जी। इसके बाद ब्रेक लेते हैं, इलस्ट्रेशन 39 कर लेते हैं जल्दी से। Mr. Qureshi is a businessman. During the year ended 31/3/21, he was engaged in the business of hypermarket and the supermarket. 2 business हैं इनके, और वो कहते हैं maintains the books of accounts for the both of the business in the mercantile system. hypermarket की turnover है 75 लाख और सारी कैश में। supermarket से आए जी 50 लाख और सारी की सारी बैंक से। समझ में आता है आपको? टोटल टर्नओवर ही 1.25 करोड़। मिस्टर कुरैशी इंडिविजुअल है, बिजनेस करते हैं, एलिजिबल है हर तरह से, क्योंकि टर्नओवर भी 2 करोड़ का एक्सीड नहीं कर रही। एक्सपेंसेस भी बता रहे हैं, रेशियो कहता है 65 और 35 है, डजंट मैटर। सैलरी कहता है 10 लाख है, रिपेयर ऑन अ बिल्डिंग 1,81,000 है, इंटरेस्ट 1,10,000 है, ट्रैवलिंग का खर्चा 1,30,550 है, डेप्रीसिएशन 8,12,000 है, नेट प्रॉफिट 393,950। मैं कहा सर ये सारे खर्चे बताने की जरूरत नहीं अगर 44 AD में जाना है तो, क्योंकि फिर एक्चुअल खर्चे तो मैंने देखने ही नहीं। हाउएवर कहते हैं कि जी और इन्फॉर्मेशन बताना चाहता हूं। ऊपर रिपेयर ऑन बिल्डिंग आई थी 1,81,000 की, कितने की? 1,81,000। उसमें से कहता है 1 लाख रुपए का एक नया कमरा बनवाया है और जिसको हमने P&L में डेबिट कर दिया। हमने कहा बहुत ही गलत किया, ये तो कैपिटल नेचर का खर्चा है, ये तो कैपिटलाइज होना था बैलेंस शीट में, बल्कि इसके बाद 10,000 डेप्रीसिएशन लेनी चाहिए थी। आपने तो पूरा का पूरा 1 लाख इसी साल में क्लेम कर लिया, गलत बात, ये नहीं करना था। कोई बात नहीं, हम करेक्ट कर देंगे। और वो कहता है आपकी डेप्रीसिएशन आपके हिसाब से आपने कैलकुलेट किया 8,12,000, पता नहीं कौन सा फॉर्मूला लगा दिया, इनकम टैक्स के रेट्स के हिसाब से 7/17 बनती है। तो हमने कहा फिर 8/12 नहीं मिलनी चाहिए, बल्कि कितनी मिलनी चाहिए? 7/17, ठीक है। कहते हैं 75,000 रुपए कहते कैश में पे कर दिए एक ही दिन में मिसेस एन को, जो कि अकाउंटेंट हैं फॉर द ईयर एंडिंग दिस। हमने कहा ये भी 48(3) डिसअलाउ कर देगा, क्योंकि उसने क्या कहा था, एक खर्चा एक दिन में 10,000 से ज्यादा का कैश में नहीं हो सकता, नहीं तो वो आपकी इनकम में अलाउ कर दिया जाता है। और ये पिछले साल का है। ठीक है जी, ये पिछले साल का खर्चा है जो पिछले साल आप क्लेम कर चुके हो, ठीक है। जो पॉइंट आज पूछा था स्टार्टिंग के अंदर कि पिछले साल का खर्चा है, पिछले साल आपने क्लेम कर लिया, लेकिन जब पे करने का तरीका है तो आपने गलत तरीके से पे किया, तो इस साल के इनकम में ऐड किया जाएगा। फिर वो कहता है कि जिनका एक फर्नीचर बिजनेस था वो बंद हो गया, कब? 2018 में। और वो कहता है कि जी अकाउंटेंट ने एब्सकॉन्डेड विद कैश, 5 लाख रुपया लेके भाग गया जी हमारा, और वो फिर बैड डेट्स हो गए, नुकसान हो गया हमारा। और वो कहते हैं कि जी 5 लाख का हमें उस साल डिडक्शन मिल गई।
और वो कहता है कि जी उस बिजनेस के अभी भी लॉसेस खड़े हैं 3 लाख के, और वो कहता है 4 लाख रुपया इंश्योरेंस वालों ने इस साल हमें दे दिया, तो फिर 4 लाख रिकवर हो गया, 4 लाख रुपए इस साल की इनकम है, और 3 लाख क्योंकि उस साल के लॉसेज हैं वो एडजस्ट हो जाएंगे। ये पढ़ाया था मैंने आपको पॉइंट कि अगर किसी साल के बैड डेट्स आ जाते हैं और उसी बिजनेस के अगर कोई लॉसेज खड़े हैं तो वो लॉसेज उसके अगेंस्ट सेट ऑफ किए जा सकते हैं। और वो कहता है कि जी मिस्टर कुरैशी वांट्स टू डिक्लेयर द इनकम अंडर द प्रिजम्पटिव इनकम्स बेसिस के ऊपर। तो वो कहता है कि जी आप उनका थोड़ा सा टैक्स वगैरह निकाल दीजिए 4480 में। तो हमने कहा ठीक है, सीधा मैं यहां पर आ रहा हूं, प्लीज मेरे साथ ज्वाइन करेंगे। 75 लाख का 8% और बाकी 50 लाख का 6%, ठीक है। ये बना 4 लाख और 3 लाख, सॉरी 6 लाख और 3 लाख 9 लाख, 9 लाख आपका टैक्स आ गया। और वो कहते हैं कि जी फर्नीचर बिजनेस की जो रिकवरी हुई है 4 लाख आपको इनकम में ऐड करना है, लेकिन उसके कुछ लॉसेस भी खड़े थे 3 लाख के, वो एडजस्ट हो जाएंगे, तो टोटल आपका बना जी 10 लाख। यहां तक सबका हो गया। लेकिन वो कहता है कि जी अगर मैं प्रॉपर अकाउंट्स मेंटेन करता हूं तो प्लीज मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। यहां पर हम नॉर्मल अकाउंटिंग के हिसाब से भी उनके प्रॉफिट्स निकाल रहे हैं। हमने कहा सर क्यों निकाल रहे हो, जब क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है कि वो प्रिजम्पटिव के हिसाब से करना चाहते हैं। तो हमने कहा कि सर सिर्फ इसीलिए निकाल रहे हैं अगर इनका प्रॉफिट 10 लाख से ज्यादा आया तो 4480 में लिखा है कि आप हमारा 8% या फिर आप जितना प्रॉफिट दिखाना चाहते हो वो विच एवर इज हायर के हिसाब से टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर ये किताबें मेंटेन कर रहे हैं और इनकी किताबों के हिसाब से प्रॉफिट आता 16 लाख का, फिर मेरे को 16 लाख पे टैक्स देना पड़ता, ठीक है। आपको तो किताबें मेंटेन ही नहीं ना करनी, बट अगर आप फिर भी किताबें मेंटेन कर रहे हो तो फिर आपको किताबों के हिसाब से भी प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, विच एवर इज हायर, वो आपको टैक्स देना पड़ेगा। समझ में आया? ये यहां पे था जी पॉइंट। ये ठीक है। और द सम हायर 8% या 6% दे दो, या फिर सम हायर जो कि आप बताना चाहते हैं अपनी किताबों के हिसाब से, इसीलिए हम इसका कंप्यूट कर रहे हैं। ये देखिए जी, कहता है इन द क्वेश्चन इट इज स्टेटेड दैट कि मिस्टर कुरैशी किताबें मेंटेन करते हैं, और 4480 बोलता है हायर ऑफ द 2 आपको जमा करवानी है प्रिजम्पटिव के हिसाब से या आपकी किताबों के हिसाब से। सो व्हेन दैट केस हमें वो भी निकालनी पड़ेगी। पहले प्रॉफिट आ कितने रहे हैं 393,950, वो लिख दिया हमने एज इट इज। उसमें कहता है जो गलत डेप्रिसिएशन है वो ऐड बैक कर दो और सही डेप्रिसिएशन लेस बैक कर दो। ये समझ में आया आपको? 8-12 ऐड बैक कर दी, 7-17 माइनस कर दी। हमने कहा सर ये जो 75,000 है ये आपकी इनकम में ऐड किया जाएगा। वो कहता है ऐसा तो कोई खर्चा मैंने क्लेम ही नहीं किया। मैं कहा सर ये पिछले साल आपने क्लेम किया था, इस साल डिसअलाउ हुआ है, तो इस साल की इनकम में ऐड किया है 75,000। और 1 लाख का कमरा जो आपने डलवाया है ये खर्चा नहीं मिलेगा, इसको भी ऐड बैक करो। इसके ऊपर 10,000 की डेप्रिसिएशन मिल जाएगी, क्योंकि बिल्डिंग पे रेट ऑफ डेप्रिसिएशन क्या है 10%, तो 10,000 की डेप्रिसिएशन मिल जाएगी। तो हमारे हिसाब से आपका प्रॉफिट आ रहा है 7,27,000, सॉरी 653,950। ये सारे खर्चे ऐड किए और 7,27 माइनस किए तो 653,950। हमारे हिसाब से कितना आ रहा है 10 लाख। तो विच एवर इज हाई, आपको 10 लाख पे ही टैक्स देना पड़ेगा। फाइन, ठीक है जी। ये क्लास यहीं पे कंक्लूड करते हैं।